हेलो एट्थ क्लास। अपना पिछला चैप्टर पूरा हो गया है। आज अपन शुरू करने वाले हैं अध्याय 9 अपना जंतुओं में जनन। इसको अपन समझेंगे, आज शुरू करेंगे। इससे जो जस्ट पहला वाला चैप्टर है, कौन सा, 8वां चैप्टर, कोशिका वाला जो चैप्टर है, वो इस बार अपने कोर्स से हटा दिया गया है। वो इस बार नहीं पढ़ेंगे। अपन 9वें चैप्टर से शुरू करते हैं, जंतुओं में जनन। तो आओ शुरू करते हैं। आपने पाचन, परिसंचरण एवं श्वसन प्रक्रम के बारे में पिछली कक्षा में पढ़ा था। तो मैं आपको तीनों के बारे में बता दूं। पाचन मतलब अपने भोजन पचता है। कहाँ पचता है अपने भोजन? अपने पेट के अंदर पचता है, तो हमारे अंदर पाचन तंत्र है पूरा। परिसंचरण मतलब कि हमारे शरीर के अंदर खून जो होता है, रक्त जो होता है, वो क्या करता है, पूरे शरीर के अंदर घूमता रहता है, चक्कर लगाता है। किस में लगाता है? नसों के अंदर। हमारे अंदर नसें होती है जिनको हम धमनी और शिराएं भी कहते हैं। उनके अंदर पूरे शरीर में खून घूम घूम के चक्कर लगाता है। और किसकी वजह से लगाता है? दिल की वजह से लगाता है। दिल बार बार उस खून को पंप करता रहता है, पंप करता रहता है, हृदय जो होता है उस वजह से। तो परिसंचरण तंत्र ये होता है। और फिर आता है श्वसन। श्वसन मतलब सांस लेते हैं हम, वायु बाहर से अंदर खींचते हैं नाक के द्वारा। और ये वायु हमारे अंदर कहाँ जाती है? ये वायु हमारे अंदर फेफड़ों में जाती है। कहाँ पर जाती है? फेफड़ों में। फेफड़ों में ये वायु हमारे फेफड़ों से हमारे ये रक्त में जाती है। ठीक है ना? तो ये हमने पढ़ा है। ये हमारे अंदर अलग अलग तरह के प्रक्रम होते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, हमारे अंदर उत्सर्जन प्रक्रम भी होता है। प्रक्रम मतलब कि काम हो रहा है, कोई सिस्टम हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है कोई। ठीक है ना? हमारे उत्सर्जन प्रक्रम भी होगा। हमारे किडनी होती है, किडनी हमारे खून को साफ करती है, खून को छान के क्या निर्माण करती है? मूत्र निर्माण का काम करती है। क्या आपको इनके विषय में याद है? ये प्रक्रम प्रत्येक जीवन की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है। उसके जिंदा रहने के लिए, उत्तरजीविता उसको कहते हैं, जिंदा रहने के लिए बहुत आवश्यक है। आप पौधों में जनन के प्रक्रम के विषय में भी पढ़ चुके हैं। जनन जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अपनी किताब में ये लाइन ढूंढ के अंडरलाइन कर लो। जनन जो होता है किसी भी जाति या किसी भी स्पीसीज, मतलब है ना, कोई आम है या कोई दूसरा पेड़ पेड़ मान लो जामुन है, तो ये अलग अलग पेड़ पौधे होते हैं। इनको क्या कहते हैं? अलग अलग स्पीसीज। क्या कहते हैं? अलग अलग स्पीशीज। ये सब अलग अलग स्पीसीज है। जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, दोनों दिखने में एक जैसे लगते हैं भले ही, दोनों के 4 पाँव हैं, दोनों लगभग साइज में भी बराबर होते हैं, पर ये क्या है? अलग अलग स्पीसीज हैं। तो किसी भी जाति, किसी भी स्पीसीज को निरंतरता बनाए रखनी। निरंतरता बनाए रखने मतलब एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी, अगली पीढ़ी से उसके आगे वाली पीढ़ी, ये निरंतरता चलती रहे, ये चाहते हो तो क्या करना जरूरी है? तो जनन की प्रक्रिया होना बहुत जरूरी है। जनन से ही क्या बनी रहती है? निरंतरता बनाए बनी रहती है। अगर मानो कि 10 या 20 साल तक, 10-20 साल तक, 30 साल तक कोई भी, जो भी कुत्ता जिंदा है, कोई भी कुत्ता जिंदा है, उसके बच्चे ना हो, उसके बच्चे ना हो, या वो जनन ना करे, तो धरती से सारे कुत्ते गायब हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? सारे कुत्ते धरती से गायब हो जाएंगे। तो कोई भी दूसरा जीव हो, हर एक के जिंदगी का टाइम पीरियड अलग अलग होता है। कोई जीव 10-15 साल ही जीता है, तो कोई 100-150 साल ही जीता है, पर हर जीव मरता तो है, हर जीव मरता है, ये बात तो हम जानते हैं। तो अगर वो जनन नहीं करेगा और वो बिना जनन के ही मर जाएगा, और अगर सारे जाति के जितने भी मेंबर हैं, उस स्पीसीज के जितने भी मेंबर हैं, जितने भी सदस्य हैं, अगर वो जनन ना करें तो क्या होगा? तो वो प्रजाति लुप्त हो जाएगी, वो स्पीसीज धरती से गायब हो जाएगी। कल्पना कीजिए कि यदि जीव प्रजनन नहीं करते तो क्या होगा? तो अगर वो प्रजनन नहीं करेंगे तो वो लुप्त हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। जैसे कि इंसान लगभग कितने साल जीता? मान लो 100 साल जीता है, ठीक है ना? तो मानो अगले 100-120 साल तक अगर कोई भी इंसान का बच्चा पैदा ना हो, कोई भी इंसान का बच्चा पैदा ना हो, सारे इंसान जो हैं बूढ़े होकर मर जाएंगे। तो अगर जनन करने से ही बच्चे पैदा होते हैं, अगर कोई भी बच्चा पैदा ना हो इंसान का, कोई भी तो फिर क्या होगा? धरती से इंसान लुप्त हो जाएंगे, ये बात है। आप इस बात को मानेंगे कि जीवों में जनन का विशेष महत्व है, क्योंकि यह एक जैसे जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखने का सुनिश्चित करता है। आप पिछली कक्षा में पौधों में जनन के विषय में पढ़ चुके हैं। पौधों में जनन हम पढ़ते हैं, फूल वाले जो पौधे होते हैं, पौधे में जनन वाले अंग क्या होते हैं? फूल होते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि जंतु किस प्रकार जनन करते हैं। जंतु के अंदर बड़े बड़े जंतु भी आ गए, और हम छोटे छोटे जंतुओं के बारे में भी पढ़ेंगे। क्या आपने विभिन्न जंतुओं के बच्चों को देखा है? कुछ जंतुओं के बच्चों के नाम सारणी 9.1 में दे रखे हैं। में भरने का प्रयास कीजिए, जैसा कि क्रम 1 से 5 में उदाहरण देके दर्शाया गया है।
आपने विभिन्न जंतुओं के बच्चों का जन्म होते हुए भी देखा होगा। क्या आप बता सकते हैं कि चूजे और इल्ली किस प्रकार जन्म लेते हैं? बताओ। चूजे और इल्ली, इल्ली मतलब जो लट अपन जिसको कहते हैं, कभी कभी आ जाती है सब्जियों के अंदर, मिर्ची में आ जाती है, मटर में आ जाती है। तो चूजे का जन्म कैसे होता है? चूजे का जन्म तो होता है अंडे से। चूजा किससे निकलता है? मुर्गी का जो होता है या बत्तख का चूजा किससे निकलता है? अंडे से। इल्ली वगैरह किससे निकलती है बताओ? इल्ली भी किससे निकलती है? अंडे से ही निकलती है। उनका जो छोटा सा कीड़ों मकोड़ों का जो अंडा होता है उनसे निकलती है। बिलोटे और पिल्ले का जन्म किस प्रकार होता है? मतलब बिल्ली का बच्चा और पिल्ला मतलब कि कुत्ते का बच्चे का जन्म किस प्रकार होता है? क्या ये अंडे से निकलते हैं? बताओ। ऊपर वाला हमने देखा चूजा और इल्ली तो अंडे से निकलते हैं, पर बिलोटे और पिल्ला ये तो अंडे से नहीं निकलते। ये तो बिल्कुल माँ के शरीर से जिंदा ही बाहर निकलते हैं, अंडे में नहीं होते ये। क्या आप सोचते हैं कि जन्म से पूर्व ये जीव वैसे ही दिखाई देते थे जैसा अब दिखाई देते हैं? आइए पता लगाते हैं। पौधों की तरह जंतुओं में जनन की दो विधियां हैं। एक विधि का नाम है लैंगिक जनन, दूसरी विधि है अलैंगिक जनन। लिंग मतलब क्या होता है? लिंग मतलब होता है स्त्रीलिंग पुल्लिंग, मतलब समझ गए ना? दो तरह के लिंग होते हैं सभी जंतुओं के अंदर, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, इसके अंदर इनके संतति बच्चों का नाम लिखना। बिल्ली का नाम आ गया बिलोटा, कुत्ते का बच्चे का नाम आ गया था पिल्ला, मुर्गी का चूजा आ गया, गाय का क्या आ गया? बछड़ा आ गया। मेंढक के बारे में अपन पढ़ेंगे, मेंढक का होता है टेडपोल। क्या होता है? टेडपोल। और तितली लिखा हुआ, तितली का क्या होता है? इल्ली। अभी जो अपन ने पढ़ा, तितली जब बनती है उसके पंख आते हैं उससे पहले वो इल्ली जैसी होती है, उसको कैटरपिलर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैटरपिलर। लैंगिक जनन, कक्षा 7 में आपने पौधों में जनन के विषय में पढ़ा था। इसे स्मरण करने का प्रयास करो। आपको याद होगा कि लैंगिक जनन करने वाले पौधों में नर और मादा जननांग भाग होते हैं। ठीक है ना? लैंगिक जनन की खास बात यह है, इसको दो चीज़ें चाहिए। इसको नर वाला हिस्सा भी चाहिए और मादा वाला हिस्सा भी चाहिए। उनको क्या कहते हैं? जननांग। क्या कहते हैं? जननांग। तो लैंगिक जनन में हमको नर और मादा दो तरह के जननांग की जरूरत होती है। तो पौधों के अंदर, अधिकांश पौधों में क्या होता है, ये दोनों तरह के जननांग क्या एक ही पौधे में मिल सकते हैं? दोनों तरह के जननांग एक ही पौधे में मिल सकते हैं, एक ही फूल में मिल सकते हैं। तो ये उस पौधे के अलग अलग भाग भी बन सकते हैं और कभी कभी अलग अलग हिस्सों में भी मिलते हैं, अलग अलग पेड़ पौधों में भी मिलते हैं। क्या आप इन भागों के नाम बता सकते हैं? जंतुओं में भी नर एवं मादा में विभिन्न जनन भाग अथवा अंग होते हैं। पौधों की ही तरह जंतु भी नर एवं मादा युग्मक बनाते हैं। नाम आया है, क्या नाम आया है? युग्मक। युग्मक अभी अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। जो संलयित होके युग्म नज बनाते हैं, युग्मक मिलते हैं तो क्या बनता है? युग्म नज। यह युग्म नज विकसित होकर एक नया जीव बनाता है। तो ये बात अपने किताब में अंडरलाइन करो, ये बात अंडरलाइन करो किताब में। पौधों से ही सही शुरू करके नया जीव बनाता है यहां तक। इस प्रकार का जनन जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है लैंगिक जनन कहलाता है। जिसमें नर और मादा युग्मक आपस में आके मिले, युग्मक होती है कोशिकाएं। युग्मक क्या होती है? कोशिकाएं। तो ये आकर आपस में मिलती है, कुछ खास कोशिकाएं होती हैं, उनको युग्मक कहते हैं। नर और मादा का आपस में आके मिलते हैं युग्मक, तो बनता है युग्मनज। क्या बनता है? युग्मनज। और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लैंगिक जनन। मैं आपको कोशिका के बारे में बता देता हूँ। कोशिका का अपना हिस्सा गायब हो गया है क्योंकि पिछला पाठ किसका था? कोशिका का था, और इस बार पढ़ तो रहे नहीं अपन कोशिका, तो जल्दी से मैं बस कोशिका के बारे में बता देता हूँ। कोशिका की मुख्य बातें अपन को याद रखनी है। जीवन जितने भी जीव होते हैं, जिंदा जीव, चाहे वो आपको बहुत बड़ा दिखे या बहुत छोटा दिखे, वो किससे मिलके बना होता है? तो बताओ। कोशिका से। किससे मिलके बना होता है? कोशिका से। कोशिका हमारे शरीर में या किसी भी जीव के शरीर में ऐसे ही काम करती है जैसे कि किसी घर में ईंटें। किसी घर में ईंटें, ईंटों से मिलकर घर बनता नहीं बनता है। सारी ईंटें दिखने में एक जैसी होती है, सारी ईंटें दिखने में एक जैसी होती है, उनको अपन पास पास रखते जाते हैं, पास पास रखते जाते हैं, तो पूरा क्या बन जाता है? घर बन जाता है। वैसे ही हमारा शरीर भी किससे बनता है? कोशिकाओं से बनता है। कोशिका हमारे शरीर की इकाई है, मतलब कि वही हमारे शरीर को मिलकर बनाती है। खूब सारी कोशिका हजारों लाखों अरबों खरबों के अंदर, अपने अंदर इकट्ठी होती है, तो क्या बनता है? जीव बनता है, उसका शरीर बनता है। कोशिका की बात जो कुछ याद रखनी है अपन को, वो याद रखनी है कि कोशिका के बाहर होती है एक झिल्ली, एक आवरण, एक चादर। ठीक है ना? इस जो कि इसको बाहर की दुनिया से अलग करती है, तो इसको क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली।
और कोशिका झिल्ली हो गया ये, और कोशिका झिल्ली होती है, उसके अंदर एक होता है बीच में या कहीं पे भी हो सकता है जो कोशिका को कंट्रोल करता है, कोशिका को नियंत्रण में रखता है, ये होता है कोशिका का केंद्रक। कोशिका का केंद्रक क्या कहलाता है? कोशिका का केंद्रक, जो कि कोशिका को नियंत्रण में रखता है। कोशिका का केंद्रक होता है और कोशिका की सबसे बड़ी झिल्ली होती है, और बीच में जो भरा हुआ होता है, बीच में खूब सारे छोटे छोटे कोशिका के अंग भी मिलते हैं अपन को, कोशिकांग जिनको कहते हैं, और यहाँ पे खूब सारा भरा हुआ होता है जिसको अपन क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। तो बीच में होता है केंद्रक, बाहर होती है झिल्ली, और इन दोनों के बीच में क्या भरा हुआ है? कोशिका द्रव्य, जिसके अंदर कोशिका के सारे काम चलते रहते हैं। तो इस तरीके की होती है कोशिका। पर कभी कभी जो अपन ने, आप जानते होंगे ज़्यादा से ज़्यादा जने, ज़्यादातर जने आप में से, कि जो पादप कोशिका होती है उसके अंदर झिल्ली तो होती ही है, कोशिका झिल्ली तो होती है, उसके बाहर एक और आवरण होता है, एक और आवरण होता है जिसको कहते हैं कोशिका भित्ति। क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। भित्ति, ठीक है, कोशिका भित्ति इसको कहा जाता है। तो ये सिर्फ पादप कोशिकाओं में मिलेगी कोशिका भित्ति, बाकी जो 3 चीजें लिखी हुई है वो सारी कोशिकाओं में मिलती है। तो यही कोशिकाएं क्या बनाती है? युग्मक बनाती है, जो कि 2 अलग अलग नर और मादा युग्मक आके आपस में मिलते हैं, और क्या बनता है? युग्म नज बनता है, युग्म नज बनता है, ये पता होना चाहिए। आइए हम मनुष्य में जनन भागों का पता लगाएं तथा जन्म प्रक्रम का अध्ययन करें। मनुष्य के अंदर जनन प्रक्रम कैसा होता है? नर जनन अंग के बारे में पढ़ते हैं। नर जनन अंगों में एक जोड़ा वृषण होता है, ये याद रखना। कितने होते हैं वृषण? एक जोड़ा। 2 शुक्राणु नलिकाएं होती है, और एक शिश्न जिसको कहते हैं या लिंग जिसको कहते हैं वो होता है। वृषण नर युग्मक उत्पन्न करता है, याद रखना है। युग्मक कौन बनाता है नर के अंदर? तो वृषण बनाता है। वृषण कितने होते हैं? एक जोड़ा होता है, एक जोड़े में कितने होते हैं? 2। तो 2 वृषण होते हैं जो कि युग्मक बनाते हैं, जिन्हें शुक्राणु कहते हैं। वृषण लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं, अपन चित्र 9.2 में देखेंगे अभी। शुक्राणु यद्यपि बहुत सूक्ष्म होते हैं, परंतु प्रत्येक में एक सिर देखने को मिलेगा, एक मध्य भाग और एक पूंछ होती है। ये सिर्फ संरचना होती है, ऐसा नहीं कि उसके पास सर है, उसकी संरचना है, एक सिर जैसी संरचना है, एक मध्य भाग है और एक पूंछ जैसी संरचना है। क्या शुक्राणु एकल कोशिका जैसे प्रतीत होते हैं? वास्तव में हर शुक्राणु में एक कोशिका के सामान्य संघटक पाए जाते हैं। तो बिल्कुल शुक्राणु जो होते हैं वो एकल कोशिका जैसे ही होता है, इसके अंदर एक कोशिका को जिंदा रहने के लिए जितनी भी चीज़ें चाहिए वो इसमें मौजूद होती है। ज़्यादातर कोशिकाएं जो होती है वो इस तरह की अपन ने बनाई थी, है ना। ज़्यादातर कोशिकाएं इस तरह की हो सकती है, या अपन ने चपटी भी बना सकते हैं, इस तरह की कोशिकाएं भी होती है। बीच में क्या बना रहा हूँ मैं? बीच में है केंद्रक। पर शुक्राणु की संरचना थोड़ी अलग तरीके की है। शुक्राणु लंबा हो गया है, शुक्राणु की एक पूंछ बन गई है, शुक्राणु के आगे एक सिर बन गया है, ठीक है। तो ये क्या है शुक्राणु? ये है नर युग्मक। नर युग्मक को क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं। और कहाँ बनते हैं? वृषण के अंदर बनते हैं। शुक्राणु नलिकाएं बता रखी है। शुक्राणु 2, कितनी शुक्राणु नलिकाएं होती है? 2 शुक्राणु नलिकाएं होती है। तो अपन ने ये पढ़ लिया नर जनन अंग को। शुक्राणु में पूंछ किस तरह काम आती है? ये पहले के दिमाग में सवाल आया है कि शुक्राणु की आपने पूंछ बताई है, तो कहाँ काम आती है, किस तरह काम आती है? तो हम ये आगे जानेंगे कि नर शुक्राणु जो होता है, जो उसकी पूंछ इसको आगे गति प्रदान करने में मदद करती है। ये जो जितनी भी दूसरी कोशिकाएं हैं ये कहीं आ जा नहीं सकती, क्योंकि ये एक जगह रुकी हुई है, इनके पास आ जाने के लिए कुछ साधन ही नहीं है। पर हमारे शुक्राणु के पास, उसके पास पूंछ है, तो पूंछ की मदद से वो गति कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। मादा जनन अंग के बारे में पढ़ते हैं। मादा जनन अंगों में क्या होता है? एक जोड़ी अंडाशय। क्या जोड़ी आई? अंडाशय। मतलब कितने हैं ये? 2 है नंबर में। अंडवाहिनी, इनको क्या कहते हैं? मतलब अंडे ले जाने का क्या हो गया? रास्ता हो गया, वाहिनी, ठीक है। अंडवाहिनी और गर्भाशय होता है किसके अंदर? मादा के अंदर। अंडाशय आप देख सकते हो, अंडाशय मिले हैं एक जोड़ी, मतलब इधर भी है और ये इधर ये भी है, और एक गर्भाशय। गर्भाशय सिर्फ एक है,
मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं। जो अंडाशय होते हैं वो मादा युग्मक बनाते हैं और जिसे क्या कहते हैं, अंडाणु या डिंब भी कहते हैं। तो वापस रिवाइज करो, नर के अंदर युग्मक कौन होता है, शुक्राणु, और उसे बनाता कौन है, वृषण। कौन बनाता है, वृषण। और अब इसके अंदर आओ, मादा के अंदर, मादा के अंदर युग्मक क्या होता है, अंडाणु, और अंडाणु को बनाता कौन है, अंडाशय। तो ये अपन को याद रखना है, दोनों में युग्मक क्या है और दोनों में बनाता कौन है, युग्मक को बनाने वाला अंग। मानव में, मतलब मानव जो मादा है जिसको स्त्री कहते हैं, मानव स्त्रियों में प्रति मास दोनों अंडाशयों में किसी एक अंडाशय में से एक विकसित अंडाणु अथवा डिंब का निर्मोचन अंडवाहिनी में होता है। गर्भाशय वह भाग है जहां शिशु का विकास होता है। तो किसी को बोलते हैं ना मेरे पेट के अंदर बच्चा है, मेरे पेट में बच्चा है, या ये कोई प्रेग्नेंट होते तो उसको कहते हैं मेरे पेट में बच्चा है। तो उसके पेट में नहीं है, उसके कहाँ पर है, गर्भाशय के अंदर है। कहाँ पर है, गर्भाशय के अंदर। तो जो शिशु होता है 9 महीने जहाँ पलता है वो कौन सी जगह होती है, गर्भाशय। जहाँ पे गर्भ का आशय है, मतलब जहाँ गर्भ है, कहाँ है गर्भ, गर्भाशय के अंदर। और अपन ने ऊपर क्या पढ़ा कि प्रति मास दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय में से एक विकसित अंडाणु अथवा डिंब निर्मोचन होता है अंडवाहिनी में। अब क्या होता है मादाओं के अंदर जो कि मेच्योर हैं, ठीक है ना, जो कि जो बड़े हो गए हैं, उनके अंदर क्या होता है, अंडाशय जो है यहाँ से एक क्या आता है, एक अंडा या अंडाणु जिसको अपन ने कहा है वो किसके अंदर छोड़ दिया जाता है, हर महीने एक अंडवाहिनी के अंदर। ये जो आपको ये ट्यूब जैसी दिख रही है, जो रास्ता दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये अंडवाहिनी। तो इसके अंदर छोड़ दिया जाता है प्रति महीना एक। कोई भी छोड़ सकता है, लेफ्ट वाला भी छोड़ सकता है और राइट वाला, इन दोनों में से कोई भी एक जना छोड़ सकता है। तो ये अंडाणु फिर यहाँ से कहाँ आएगा, ये अंडाणु यहाँ से कहाँ आएगा, गर्भाशय में आएगा। इधर से भी आता है तो इधर से भी कहाँ आएगा, गर्भाशय के अंदर, ठीक है ना। और गर्भाशय एक ही होता है। तो गर्भाशय वह भाग जहाँ शिशु का विकास होता है। और शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एकल कोशिका है, मतलब एक कोशिका से बना होता है। ये मानव अंडाणु का देख सकते हो आप, बिल्कुल कोशिका जैसा ही दिख रहा है अपन को ये, क्योंकि ये एक कोशिका ही है। सबसे बाहर क्या होगी बताओ, ये क्या है, कोशिका झिल्ली, बीच में क्या है, केंद्रक, और भरा हुआ क्या है, ये भरा हुआ है कोशिका द्रव्य। बूझों को पता है कि विभिन्न जंतुओं में अंडे का साइज अलग अलग होता है। सब में अंडा अलग अलग होता है, बिल्कुल होता है। अंडाणु अति सूक्ष्म हो सकते हैं जैसे कि मनुष्य में, अथवा बहुत बड़े भी होते हैं जैसे मुर्गी के अंडे। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे विशाल होता है। बिल्कुल, अंडे जो होते हैं, अपन कोशिका के बारे में पढ़ते हैं, कोशिका बहुत छोटी होती है। आप कभी भी अपनी कोशिका अपनी आंखों से नहीं देख सकते, सिर्फ मतलब केवल आंखों से नहीं देख सकते या नंगी आंखों से नहीं देख सकते। आपको क्या चाहिए, आपको सूक्ष्मदर्शी चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर कोशिका क्या होती है, बहुत छोटी होती है। सभी के अंदर कोशिका क्या होती है, बहुत छोटी होती है। पर अंडा एक खास प्रकार की कोशिका है। अंडा जो होता है वो खास प्रकार की कोशिका है। और अंडा साइज में बड़ा हो या छोटा हो वो क्या कहलाता है, एक ही कोशिका होती है। अंडा साइज में बहुत छोटा भी हो सकता है या अंडा साइज में बड़ा भी हो सकता है, पर ये दोनों ही क्या है, एक कोशिका है। क्या है, एक कोशिका। ये भी पूरा जो है एक कोशिका है और ये भी पूरा का पूरा है, ये एक कोशिका है। तो जो मुर्गी का अंडा होता है, मुर्गी का अंडा देखा तो होगा ही सबने। तो मुर्गी का जो अंडा है वो भी क्या है, एक ही कोशिका है, पूरा एक कोशिका है वो। और शुतुरमुर्ग का अंडा है तो वो सबसे बड़ा अंडा किसका होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग पक्षी होता है, उसका अंडा सबसे बड़ा होता है। और तो सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग का है, तो सबसे विशाल कोशिका भी क्या हुई, शुतुरमुर्ग का अंडा। समझ में आई बात। अगर सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग का है तो सबसे बड़ी कोशिका भी क्या हुई, शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी कोशिका भी वही हुई। अब अपन को ऐसे देख के लगता है, अपन जब पढ़ते हैं कि मादा जो मादा मनुष्य जो है जिसको स्त्री कहते हैं, स्त्रियों के अंदर भी क्या बनता है, अंडा बनता है। क्या बनता है, अंडा। तो ऐसे मत सोचने लग जाना कि मुर्गी के जो अंदर जो अंडा बनता है उस आकार का, या शुतुरमुर्ग के अंदर जो बनता है उस आकार का। हमारे मतलब मनुष्यों के जो अंदर जो मादा होती है उसके अंदर क्या अंडा बनता है, वो अति सूक्ष्म होता है। क्या होता है, अति सूक्ष्म, मतलब कि बहुत ही छोटा होता है। पर बनता है या नहीं बनता है, बिल्कुल। हमारे जो मादा होती है उनके अंदर भी अंडा तो बनता है, जिसको अंडाणु कहा है अपन ने। क्या कहा है, अंडाणु। और अपन आगे यहाँ एक आखिरी टॉपिक पढ़ लेते हैं आज का, वो है निषेचन। क्या है, निषेचन।
जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का संलयन है, मतलब उनका मिलना। संलयन मतलब वो आपस में आके क्या करते हैं, मिलते हैं। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं, ठीक है ना, एक युग्मक किसने बनाया, नर ने, उसका नाम क्या है, शुक्राणु। एक युग्मक किसने बनाया, मादा ने, उसका नाम क्या है, अंडाणु। और ये जब दोनों मिलते हैं, शुक्राणु और अंडाणु के संपर्क में आते हैं, तो इनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित हो जाता है। एक शुक्राणु जो है वो अंडाणु के साथ मिल जाता है, संलयित हो जाता है। शुक्राणु और अंडाणु का यह संलयन निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है, निषेचन। जब शुक्राणु और अंडाणु आके संलयनित हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन। इस लाइन को अंडरलाइन कर लो, जो मैंने यहाँ हाईलाइट करा है, इस लाइन को अंडरलाइन कर लो। निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित होके एक हो जाते हैं, ठीक है। और निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। निषेचन मतलब क्या, दो युग्मक आके मिल गए, तो दो युग्मक आके मिल गए तो क्या बना, युग्मनज। क्या बना, युग्मनज। युग्मक आके मिलते हैं तो क्या बनता है, युग्मनज बनता है। आप इस तरीके से देख सकते हैं। आपको यहाँ पे कितने शुक्राणु दिख रहे हैं, 3 शुक्राणु। पर शुक्राणु 3-4 इतने नहीं होते, शुक्राणु हजारों की मात्रा में होते हैं। शुक्राणु किस में होते हैं, हजारों की मात्रा में। अंडाणु जो होता है वो एक ही होता है। अंडाणु क्या होता है, सिर्फ एक। शुक्राणु क्या है, हजारों के अंदर, लाखों के अंदर। तो खूब सारे शुक्राणु जब आते हैं तो अंडाणु से मिलने की कोशिश करते हैं, पर जो सबसे पहले आया, सबसे पहले जो शुक्राणु आया, जो कि एक कोशिका है, सबसे पहले जो शुक्राणु आया वो ही अंडाणु के साथ मिल पाता है। बाकी के जो जितने भी शुक्राणु बचते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो नहीं मिल पाते, वो अंडाणु से संलयित नहीं होते, वो निषेचन के अंदर हिस्सा नहीं लेते। निषेचन कौन कर पाएगा, जो शुक्राणु सबसे पहले आया है। तो जो शुक्राणु सबसे पहले आया है वो आप यहाँ देख सकते हो, अंडाणु के साथ मिल गया है। ये पूरी जो कोशिका है, ये पूरी कोशिका अंडाणु है, ठीक है ना। इस पूरी कोशिका अंडाणु, और इसके अंदर ये आ गया, इसके अंदर ये एंट्री ले ली है इसने। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन। और अब आप देख सकते हो केंद्रक। क्या शुक्राणु के अंदर केंद्रक है, तो जी हाँ, शुक्राणु के अंदर केंद्रक है। कितना केंद्रक है, एक केंद्रक है। क्या अंडाणु के अंदर भी केंद्रक है, हाँ। कितना केंद्रक है, एक केंद्रक है। तो एक केंद्रक शुक्राणु के पास है, एक केंद्रक किसके पास है, हमारे अंडाणु के पास। तो आप याद बाद में देख सकते हो, जब युग्मनज बनता है, युग्मनज बनता है तो थोड़े टाइम के लिए क्या होता है, एक केंद्रक हमको शुक्राणु का भी दिखता है और एक केंद्रक हमको किसका दिखता है, अंडाणु का भी दिखता है। तो आप यहाँ 2 केंद्रक देख सकते हो। आप देखो यहाँ पे आपको 2 केंद्रक देखने को मिलेंगे। तो एक केंद्रक तो शुक्राणु से आया है, एक केंद्रक किससे आया है, अंडाणु से। तो थोड़े टाइम के लिए हमको 2-2 केंद्रक देखने को मिलते हैं। थोड़े टाइम के बाद क्या होता है, ये दोनों केंद्रक आपस में मिलके एक बन जाते हैं। दोनों केंद्रक आपस में मिलके एक बन जाते हैं। तो ये कहलाया युग्मनज। क्या कहलाया, ये युग्मनज। क्या आपको जानकारी थी कि एक युग्मनज नए व्यष्टि का प्रारंभ है। मतलब एक युग्मनज बन गया ना, तो भी अगली पीढ़ी पैदा हो गई है। हम सब लोग धरती पे जितने भी आपको मानव दिख रहे हैं वो किससे बने हैं, कहाँ से उनकी शुरुआत हुई है, युग्मनज से शुरुआत हुई है। कहाँ से शुरुआत हुई है, युग्मनज से। आप लोग भी कहाँ से शुरुआत करिए, आपने युग्मनज से शुरुआत करी है। मतलब कि आपने एक कोशिका से शुरुआत करी है, ठीक है ना। 2 कोशिका थी, दोनों कोशिका मिलके एक कोशिका बन गई। अब इस एक कोशिका में ये बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी। ये एक कोशिका अपने नंबर बढ़ाएगी, 1 से 2 बनेगी, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे करके बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ाएगी। तो धीरे धीरे पूरे शिशु का निर्माण हो जाएगा। समझ में आई बात। पर जितने भी शिशु हैं, जितने भी लोग हैं, उनकी शुरुआत कहाँ से हुई है, एक कोशिका से। और उसको आप क्या कहोगे, युग्मनज। तो इसी को कहा है, इसके लिए एक युग्मनज जो है एक नई व्यष्टि या एक नए जीव का प्रारंभ है, एक नई पीढ़ी का प्रारंभ है। आगे लिखा हुआ है, निषेचन के प्रक्रम में स्त्री जो कि मां बनती है, स्त्री के अंडाणु और नर के शुक्राणु का संयोजन होता है, ठीक है ना। स्त्री के क्या, स्त्री की तरफ से आता है अंडाणु, अपन पढ़ चुके हैं। स्त्री की तरफ से आता है अंडाणु और नर की तरफ से आता है शुक्राणु। अतः नई संतति मतलब कि नई जो संतान है में कुछ लक्षण अपनी माता से तथा कुछ लक्षण अपने पिता से वंशानुगत होते हैं। मतलब एक ही वंश में रहते हैं, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जाते हैं, वंश में आगे बढ़ते हैं। क्या लक्षण, ठीक है ना। सभी बच्चे अपने जानते हैं कि किसी को कहते हैं तो अपनी माँ पे गया है, तो अपने पिता पे गया है, या तो पिता वाली साइड पे गया है तो अपनी माँ वाली साइड पे गया है। मतलब कि
वो जो उसमें लक्षण आए, कि इसमें किसी भी संतान में लक्षण आए, कहाँ से आए हैं? आधे माँ से आए और आधे पिता से आए हैं। आधे माँ से आए और आधे पिता से आए हैं। तो क्यों आए हैं? तो इसका आंसर है कि दो कोशिका मिलती है, दो कोशिका मिलती है और दो कोशिका में से एक कोशिका किसकी होती है? स्त्री की। एक कोशिका होती है माँ की और एक कोशिका किसकी होती है? पिता की। तो एक कोशिका माँ की तरफ से आती है, एक कोशिका पिता की तरफ से आती है। दोनों कोशिका मिलके एक नई कोशिका बनाती है। वो आगे की बात है, युग्मनज कहते हैं उसको। पर दो कोशिका मिली है माता पिता की, तो लक्षण भी किसके आएंगे? माता और पिता के। तो यहाँ पे शब्द याद रखना है, वंशानुगत। वंशानुगत होना मतलब वंश के अंदर वही लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अपने भाई बहन को देखिए, यह पहचानने का प्रयास कीजिए उनमें कौन से लक्षण माता से और कौन से लक्षण पिताजी से प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना? तो खूब सारे लक्षण होते हैं माता पिता से। किसी की शक्ल उसकी मम्मी से मिलती है या पिता से मिल सकती है। तो किसी के मम्मी पापा की हाइट अगर ज़्यादा है तो बच्चे की हाइट भी ज़्यादा हो सकती है। किसी के मम्मी पापा की हाइट कम है तो बच्चे की हाइट भी कम हो सकती है। और भी खूब सारे तरीके के लक्षण होते हैं जो कि आपस में आप देख सकते हो। खूब सारे भाई बहन होते हैं, उनकी आपस में शक्ल मिलती है तो देख के पता लगा सकते हैं कि ये भाई बहन है। तो क्यों पता लगता है? क्योंकि उनके माता पिता एक ही है। उनके माता पिता एक ही हैं, तो उनके जो लक्षण आए हैं जो माता पिता से, वो भी समान आए हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। वह निषेचन, निषेचन अपन जानते हैं ना क्या होता है? निषेचन मतलब कि युग्मकों का मिलना। वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है, आंतरिक निषेचन होता है। और ये कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा आपको? मनुष्यों के अंदर मिलता है, गाय के अंदर भी मिलता है, और कुत्तों के अंदर मिलता है, और मुर्गियों के अंदर इत्यादि अनेक जंतुओं में आंतरिक निषेचन होता है। अपने आसपास आप जितने भी जानवर देख पाते हो उनमें से ज़्यादातर में आंतरिक निषेचन ही होता है। आंतरिक निषेचन मतलब कि दोनों कोशिकाएं आके मिली एक जने के शरीर में। किस किस जने के शरीर में? माता के शरीर में। किसके शरीर में? माता या फिर मादा के शरीर में। जो फीमेल है, जो माँ बनेगी, मादा के शरीर के अंदर निषेचन हुआ है, इसको कहते हैं आंतरिक निषेचन। ठीक है ना? तो मादा के शरीर में निषेचन हुआ है, तो अगर अंडा निकलता है तो वो भी मादा शरीर के अंदर से निकलेगा, और अगर शिशु का जन्म होता है तो वो भी माँ के शरीर से ही होगा। क्या आपने परख नली शिशु के विषय में सुना? अब ये छोटा सा टॉपिक आया, परख नली शिशु, जिसको कि अपन इंग्लिश में, परख नली को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेस्ट ट्यूब। क्या कहते हैं? टेस्ट ट्यूब। और परख नली शिशु को कहेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या कहते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी। तो ये नाम आप में से खूब जनों ने सुना ही होगा। टेस्ट ट्यूब बेबी इसको कहते हैं। टेस्ट ट्यूब मतलब परख नली, कांच की परख नली, जिसको टेस्ट ट्यूब कहते हैं। बूजो और पहेली के अध्यापक ने एक बार कक्षा में बताया कि कुछ स्त्रियों की अंडवाहिनियां अवरुद्ध होती है। ऐसी स्त्रियां शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होती है। अंडवाहिनियों को आप ऊपर जाके डायग्राम में देख सकते हो। अगर अंडाशय जो कि अंडा बनाता है, अंडाशय जो है वो क्या करता है? अंडा बनाता है। और ये जो अंडा आता है वो आता कहाँ है? गर्भाशय के अंदर। अंडा बनता है अंडाशय के अंदर, अंडा आता कहाँ है? गर्भाशय के अंदर। तो अंडाशय से गर्भाशय में लाया कौन? अंडाशय से गर्भाशय में लाया ये जो आपको नलियां दिख रही है, जिसको क्या कहते हैं? अंड वाहिनी। क्या कहते हैं? अंड वाहिनी। ये जो नली है, इस नली से होते हुए ही जो अंडाशय से अंडाणु जो है वो गर्भाशय में आता है। अंडाणु अंडाशय से गर्भाशय में आता है। और अगर ये अंड वाहिनी ब्लॉक हो गई, किसी किसी में ब्लॉक हो गई, मतलब पतली सी हो गई या फिर बंद हो गई, अवरुद्ध आ गया इनके अंदर, तो क्या होगा? क्या अंडाणु गर्भाशय पहुंच पाएगा? क्या अंडाणु गर्भाशय पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। तो उस वजह से गर्भाशय के अंदर ही शिशु बनता है, गर्भाशय के अंदर ही शिशु का भ्रूण का विकास होता है। और अगर गर्भाशय में ही नहीं पहुंच पाया तो क्या भ्रूण का विकास होगा? नहीं होगा। तो ऐसी स्त्री को कहते हैं कि वो क्या शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ है, वो माँ नहीं बन पाएगी। क्योंकि निषेचन के लिए शुक्राणु मार्ग अवरुद्ध होने के कारण अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसी स्थिति में डॉक्टर ताजा अंडाणु एवं शुक्राणु एकत्र करके उचित माध्यम से कुछ अंडों के लिए साथ रख देते हैं, जिससे आईवीएफ अथवा इन विट्रो निषेचन हो सके। क्या करते हैं डॉक्टर कहते हैं शरीर के अंदर अंडाणु और शुक्राणु मिल नहीं पा रहे हैं, या शरीर में अंडाणु गर्भाशय तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो क्या करें? इन दोनों को शरीर के बाहर मिला देते हैं। क्या करते हैं? इन दोनों को शरीर के बाहर मिला देते हैं। तो बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है पर मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ
क्या करते हैं, वो अंडाणु जो होता है उसको भी एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देते हैं, और जो क्या होता है शुक्राणु होता है उसको भी एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देते हैं, ताकि ये दोनों क्या करे, अंदर होके अंदर जाके मिल जाए, अंदर जाके क्या करे, निषेचन कर ले। मिलने को क्या कहते हैं, निषेचन करना। अंदर जाके निषेचन कर लेंगे, फिर ये जो अंदर युग्मनज बन जाएगा इसको क्या करेंगे, माँ के शरीर में, माँ के गर्भाशय के अंदर इम्प्लांट कर देंगे, माँ के गर्भाशय में स्थापित कर देंगे। तो ऐसे करते हैं। अगर शरीर में नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, बाहर इन दोनों को मिला देते हैं और अंदर जाके स्थापित कर देंगे। तो क्या किया जा रहा है, ताजा अंडाणु और शुक्राणु एकत्र करके उचित माध्यम में कुछ घंटों के लिए एक साथ रखते हैं, जिससे आईवीएफ अथवा इन विट्रो निषेचन कहते हैं, इसका नाम है। अगर निषेचन हो जाता है तो युग्मनज को लगभग 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है। 1 सप्ताह तक गर्भाशय उस टेस्ट ट्यूब के अंदर ही रखा जाता है। उसके बाद उसे माता के गर्भाशय में स्थापित कर सकते हैं। माता के गर्भाशय में पूर्ण विकास होता है तथा शिशु का जन्म सामान्य शिशु की तरह होता है। तो बाद में सब कुछ सेम होता है, बाद में सब लोगों का, जितने भी माँ है मादा है, उन सब में प्रोसेस सेम होता है। बाद में बच्चा बड़ा भी अंदर होगा गर्भाशय के अंदर, और उसका विकास भी वैसे ही होगा। शुरुआत में बस बदला है। शुरुआत के अंदर सिर्फ अपन ने निषेचन जो होता है वो कहाँ करा दिया है, वो टेस्ट ट्यूब के अंदर करा दिया है। इस तकनीक द्वारा जन्मे शिशु को परक नली शिशु कहते हैं, क्योंकि निषेचन कहाँ हुआ है, एक परक नली में हुआ है। यह एक मिथ्या नाम है, क्योंकि शिशु का विकास परक नली में नहीं हुआ है। शिशु का विकास तो कहाँ हुआ, गर्भाशय में हुआ है। शिशु का विकास कहाँ हुआ, गर्भाशय के अंदर। सिर्फ जो निषेचन है, 2 कोशिका मिलती है, वो कहाँ हुआ है, वो सिर्फ टेस्ट ट्यूब में हुआ है। विकास होना मतलब अब वो जो कोशिका बनी है, निषेचन होने के बाद कोशिका जो बनी है वो अपनी नंबर बढ़ाएगी, 1 कोशिका से 2 बनेगी, 2 से 4, 4 से 8, और पता ही नहीं चलेगा, थोड़े समय के अंदर हजारों लाखों करोड़ों कोशिका हो जाएगी और शिशु का विकास होने लगेगा। तो शिशु का विकास तो गर्भाशय के अंदर ही होता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अनेक जंतुओं में निषेचन की क्रिया मादा जंतु के शरीर के बाहर होती है। अभी तक तो अपन ने क्या पढ़ लिया था, आंतरिक निषेचन। क्या पढ़ लिया था, आंतरिक निषेचन। मतलब निषेचन कहाँ हो रहा है, मादा के शरीर के अंदर। निषेचन मतलब दोनों कोशिका होती है, शुक्राणु या अंडाणु, उन दोनों का मिलना। निषेचन तो कहाँ हो रहा है, निषेचन अंदर हो रहा है, शरीर के अंदर हो रहा है, इसलिए आंतरिक निषेचन। पर कुछ कुछ जानवर होते हैं जिनमें निषेचन कहाँ हो रहा है, शरीर के बाहर। अनेक जंतुओं में निषेचन की क्रिया मादा जंतु के शरीर के बाहर होती है। इन जंतुओं में निषेचन जल में होता है। कहाँ होता है, जल के अंदर होता है। आइए पता लगाते हैं किस प्रकार। तो अपन पढ़ते हैं, वसंत अथवा वर्षा ऋतु में मेंढक अथवा टोड क्या होता है, मेंढक, बड़ा मेंढक को टोड कहते हैं, ठीक है ना। बड़ा मेंढक जो होता है टोड होता है। टोड थोड़ा जहरीला भी होता है। तो मेंढक तथा टोड पोखर, तालाब और मंद गति से बहते झरने की ओर चले जाते हैं। जब नर और मादा एक साथ पानी में आते हैं तो मादा सैकड़ों अंडे देती है। मुर्गी के अंडे की तरह मेंढक के अंडे कवच से ढके नहीं होते। मुर्गी के चारों तरफ तो एक सफ़ेद सफ़ेद कवच देखने को मिलता है आपको मुर्गी के अंडे के चारों तरफ। मेंढक के अंडे इस तरीके के नहीं होते हैं। ये मेंढक के अंडे बिल्कुल झिल्ली नुमा होते हैं, झिल्ली जैसे आर पार देख सकते हो इनके आप। तो इनके अंडे कहाँ कर देते हैं, मादा जो होती है सैकड़ों अंडे कहाँ डाल देती है, पानी के अंदर दे देती है। मुर्गी के अंडे की तरह मेंढक के अंडे कवच से ढके नहीं होते, यह अपेक्षाकृत बहुत कोमल होते हैं। जेली की एक परत अंडों को एक साथ रखती है और इनकी सुरक्षा भी करती है। यहाँ पे फोटो दे रखी है, इसके अंदर आप देख सकते हो। आपकी किताब में और ज़्यादा अच्छी दिखेगी, आपको किताब में देख सकते हो किस तरीके से ये जेली नुमा अंडे हैं। आप इनके आर पार देख सकते हो, थोड़े पारदर्शी तरीके के कोमल से अंडे हैं। बाकी दूसरे पक्षियों के अंडे कैसे होते हैं, पक्षियों के अंडे टाइट होते हैं, पक्षियों के अंडे टाइट होते हैं। यहाँ किसके अंडे की बात करें, मेंढक की। मादा जैसे ही अंडे देती है, नर उस पर शुक्राणु छोड़ देता है, ठीक है। प्रत्येक शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की सहायता से जल में इधर उधर तैरते रहते हैं। तो शुक्राणु की पूंछ काम आई है नहीं आई उसके पास, शुक्राणु की अपन ने ऊपर देखा था उसकी फोटो, उसमें देखो पूंछ देखेगी तो पूंछ काम आ रही है। शुक्राणु अंड कोशिका के संपर्क में आते हैं। बिल्कुल शुक्राणु जो निषेचन करेगा कैसे करेगा, अंड कोशिका या फिर जो अंडा है उससे मिलके करेगा, जिसके फल स्वरूप निषेचन होता है। तो शुक्राणु उसके संपर्क में आ गया और दोनों ने क्या कर लिया है, निषेचन। निषेचन मतलब कि दोनों युग्मकों का मिलना। इस प्रकार का निषेचन जिसमें नर एवं मादा युग्मक का संलयन मादा के शरीर के कहाँ हो रहा है, बाहर हो रहा है, जल में हो रहा है। तो कौन सा निषेचन कहलाएगा, ये बाह्य निषेचन कहलाता है। यह मछली, स्टारफिश जैसे जलीय प्राणियों में होता है। मछली पढ़ लिया, स्टारफिश पढ़ लिया और मेंढक पढ़ लिया, इनमें होता है। तो क्या हुआ, देखो, हमेशा नर युग्मक
और मादा युग्मक आपस में मिलके क्या करते हैं, वापस मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि आपको याद होना जरूरी है। ये क्या करते हैं, ये करते हैं निषेचन। क्या करते हैं, निषेचन। अब ये निषेचन शरीर के अंदर भी हो सकता है, शरीर के बाहर भी हो सकता है। शरीर के अंदर तो मादा के अंदर हो सकता है। शरीर के अंदर किस में होता है, अगर मादा शरीर के अंदर जो अंडाणु बना है वो मादा के शरीर के अंदर ही होता है, और जो शुक्राणु है वो कहाँ से आया है, शुक्राणु नर से आया है और वो आके इससे मिल गया है। शुक्राणु इसके अंदर आके जुड़ गया है और मिल गया है, संलयन हो गया है, तो इसको क्या कहते हैं, निषेचन। और ये कहाँ हो रहा है, ये मादा के शरीर के अंदर ही हो रहा है, ठीक है ना। पर जो ये आंतरिक निषेचन हुआ, जो बाह्य निषेचन होता है उसमें क्या करती है, जो मादा है वो अपने अंडे कहाँ छोड़ देती है, जल में छोड़ देती है। मादा अपने अंडे कहाँ छोड़ देती है, जल के अंदर छोड़ देती है। और जो नर होता है, नर क्या करता है, नर जो उसके शुक्राणु होते हैं वो भी कहाँ छोड़ देता है, वो भी जल के अंदर छोड़ देता है। तो दोनों के शरीर से बाहर आ गए, दोनों युग्मक दोनों के शरीर से बाहर आ गए हैं। और अब जो है दोनों ही आपस में मिलेंगे और निषेचन करेंगे। तो अब जो ये निषेचन है ये क्या कहलाएगा, आंतरिक निषेचन या बाह्य निषेचन, ये बाह्य निषेचन कहलाएगा क्योंकि नर और मादा के शरीर के बाहर हो रहा है। पर जो आंतरिक निषेचन है वो किसके शरीर के अंदर होता है, मादा के शरीर के अंदर होता है। तो मेंढक और मछली स्टारफिश में कैसा होता है, बाह्य निषेचन। और पशु पक्षियों में पूछ ले हुए, पशु के अंदर पूछ ले हुए, पक्षियों में पूछ ले हुए, मनुष्य में पूछ ले हुए, तो आंतरिक निषेचन। अब इसके मन में सवाल आया है, बूझो के मन में सवाल आया है, मछली और मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे क्यों देते हैं जबकि मुर्गी एक समय में केवल एक अंडा ही देती है। कि मछली और मेंढक जो होते हैं खूब सारे अंडे देते हैं, ऊपर फोटो में देख लो, ऊपर फोटो में देख, इससे भी ज़्यादा अंडे देते हैं, ठीक है ना, एक साथ में 50-60 इससे ज़्यादा भी अंडे देते हैं। तो ये पूछ रहा है इतने ज़्यादा अंडे क्यों देते हैं जबकि जो मुर्गियाँ होती है या दूसरे पक्षी होते हैं वो एक अंडे ही देते हैं या 1-2 अंडे ही देते हैं। तो पहली इसका बताती है, यद्यपि यह जंतु सैकड़ों अंडे देते हैं और लाखों शुक्राणु निर्मोचित करते हैं, सारे अंडों का निषेचन नहीं होता है और वह नया जीव नहीं बन पाते हैं। इसका कारण यह है कि अंडे एवं शुक्राणु निरंतर जल की गति, वायु और वर्षा से प्रभावित होते हैं। तालाब में दूसरे से जंतु भी होते हैं जो इन अंडों को भोजन करते हैं, अंडों को खा जाते हैं। अतः अंड कोशिकाओं एवं शुक्राणुओं का बड़ी संख्या में उत्पन्न होना आवश्यक है ताकि उनमें से कुछ में निषेचन सुनिश्चित किया जा सके। बहुत जरूरी बात है, इसको पढ़ो समझो। देखो क्या हो रहा है, मुर्गियों के अंदर क्या हो रहा है, मादा के शरीर के अंदर क्या बनता है, अंडा। मादा के शरीर में क्या बनता है, अंडा, या इसको अपन अंडाणु भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अंडाणु। और पुरुष के शरीर से आता है शुक्राणु जो कि इससे मिल जाता है, इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। तो अब ये अंडाणु जो निषेचन हुआ है, जिसमें निषेचन होने के बाद को क्या कहते हैं, वो नाम भी याद रखो। निषेचन हो गया तो उसको क्या कहते हैं, युग्म नज। युग्मक मिलते हैं, निषेचन करते हैं, युग्म नज बन जाता है। युग्मक मिलते हैं, निषेचन करते हैं और क्या बन जाता है, युग्म नज। तो ये अब पूरी प्रक्रिया कहाँ हो रही है, ये हो रही है माता के शरीर के अंदर या मादा के शरीर के अंदर। अगर मुर्गी है तो उसके शरीर के अंदर हो रही है। तो अब तो देखो यहाँ पे इस अंडाणु को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ये मुर्गी के शरीर के अंदर है, ठीक है ना। तो अब ये जो युग्मनज बना है ये आराम से विकास कर सकता है। पर मेंढक वगैरह में क्या होता है, मेंढक या मछलियों के अंदर, मेंढक मछलियों के अंदर वो अंडे कहाँ देते हैं, शरीर के अंदर ही अंडा होता है या शरीर से बाहर निकल जाता है, शरीर से बाहर निकल जाता है। तो जो अंडाणु था वो बाहर आ गया जल के अंदर, जो शुक्राणु था वो भी बाहर आ गया है, कहाँ पे, जल के अंदर। और खूब सारे अंडे थे। अंडे कितने थे, अंडे खूब सारे थे। तो अब हम जानना चाह रहे हैं कि इतने सारे अंडे क्यों देता है ये जो मछली, ये लाल लाल जितने भी बना रहा हूँ ये अंडे हैं। तो जो मछली होती है, ये जो मेंढक होते हैं खूब सारे अंडे देते हैं, और जो शुक्राणु है वो शुक्राणु भी खूब सारे आते हैं। तो यहाँ पे ये बात चल रही है कि देखो ये जल के अंदर, ये पूरा काम कहाँ हो रहा है, ये पूरा काम हो रहा है जल के अंदर। अब जल के अंदर कोई गारंटी नहीं है कि जितने शुक्राणु छोड़े हैं वो अंडाणु से मिल जाएं, और शुक्राणु और अंडाणु का मिलना जरूरी है। अगर शुक्राणु और अंडाणु नहीं मिले ना, शुक्राणु और अंडाणु नहीं मिले तो वो थोड़े टाइम के बाद मर जाएंगे, ठीक है ना, थोड़े टाइम के बाद वो मर जाएंगे। ऐसे नहीं कि वो कोशिका जिंदा रहेगी, नहीं, वो कोशिका मर जाएगी थोड़े टाइम के बाद, अगर वो शुक्राणु और अंडाणु नहीं मिले तो। शुक्राणु और अंडाणु मिलेंगे तो ही अगली पीढ़ी का जन्म होगा, नए बच्चे पैदा हो पाएंगे।
तो जल के अंदर गारंटी नहीं है। अब जब मादा के शरीर के अंदर था तो यहाँ पे तो मिल जाता था, पर जल के बाहर है, जल के अंदर है, शरीर के बाहर है, तो कोई गारंटी नहीं है ये दोनों आपस में मिले। पानी किधर भी बह सकता है, क्या मालूम पानी उल्टी दिशा के अंदर बह रहा हो और इन सबको बहा के दूसरी दिशा के अंदर ले जाए और नहीं मालूम मिले ही ना, है ना। या फिर क्या मालूम कोई दूसरा पास में बड़ी मछली तैर रही हो और इन सबको वो खा जाए, इन सबको वो खा जाए, अंडों वगैरह को खा जाए। तो इसलिए क्या करते हैं, अगर एक अंडा होता या थोड़े से अंडे होते तो उनको कोई खा के ख़त्म कर सकता था या फिर पानी वानी में बह सकते थे। पर जब इतने ज़्यादा अंडे भेजे हैं, इतने ज़्यादा अंडे दिए हैं, तो ये तो है ना कि कोई ना कोई तो मिल ही जाएंगे, कोई ना कोई शुक्राणु और अंडे तो आपस में मिल ही जाएंगे, ये बात तो फिक्स है। तो इसलिए इतने सारे अंडे दिए जाते हैं, इसलिए इतने सारे जो युग्मक है वो पैदा किए जाते हैं, ताकि सारे अंडों का निषेचन ना हो पर उनमें से कुछ में निषेचन तो सुनिश्चित हो ही सके। ये बात थी यहाँ तक। तो यहाँ तक आज अपन पढ़ेंगे और इसके बाद अपन कल का हिस्सा पढ़ेंगे। आज अपन ने काफ़ी हिस्सा पढ़ लिया है, तो आज आप क्या करोगे, आज आप यहाँ तक अपन ने जितना भी पढ़ा है इसको कम से कम 2 बार पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता, पर कम से कम 1 बार ज़रूर पढ़ें। 1 बार पढ़ोगे तो आपको इसमें अच्छी तरीके से सब चीज़ें वापस समझ में आएगी। सारे डायग्राम्स को देखते हुए जाएं, सारी जितनी भी बातें हैं वो याद रखने की, जितनी भी अंडरलाइन वगैरह करी है मैंने वो आप फिर से पढ़ सकते हैं या फिर इसी वीडियो को आप फिर से देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ओके, बाय बाय। ज़रूर पढ़ें इसको।